हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का अगला टॉपिक क्रिया को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है तो वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। यानी जिस जैसे उठना, बैठना, करना, होना, यानी ये सभी क्या है? क्रियाएं होती है। दौड़ना, खेलना, ये सभी क्या होती हैं? क्रिया होती हैं। यानी जिस सबसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वह क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। चलिए, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक कहने से यह पता चल रहा होगा कि अ का मतलब होता है नहीं, अकर्मक का और कर्म का मतलब होता है कर्म, यानी जिसमें कर्म ना हो। तो जैसे देखिए, जैसे कि जिस क्रिया में कर्म आने की संभावना ना के बराबर होती है, अर्थात जिसमें जो है कर्म नहीं आता है। जैसे कि राम आ रहा है, रमेश रो रहा है, इसमें कर्म कहीं नहीं आ रहा है, क्योंकि कर्म का पहचान हम मतलब वाक्य में ऐसे करते हैं कि क्या या किसी से हम जब सवाल पूछते हैं, जैसे कि राम क्या कर रहा है, कुछ तो आ नहीं रहा है। राम आ रहा है, राम कहाँ से आ रहा है? तो नहीं। अगर यहाँ पर वही रहता राम कहाँ से आ रहा है, मैं अगर पूछता कहाँ से क्वेश्चन करके, तो यहाँ पर घर रहता, तो राम कहाँ से आ रहा है? तो राम घर से आ रहा है। अगर यहाँ पर घर रहता तो घर क्या होता? कर्म होता। रमेश रो रहा है, ऐसे तो कुछ नहीं पता चल रहा, यानी इसमें एक कर्म है ही नहीं, तो ये क्या होगा? अकर्मक क्रिया है। जैसे कि यहाँ पर रोना और आना क्रिया है, लेकिन इस क्रिया के साथ कोई भी कर्म नहीं जुड़ा हुआ है, यानी ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। यानी क्या, किसे, कहाँ आदि से प्रश्न पूछने पर हमें कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? यह अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के बारे में देखते हैं। देखिए, सकर्मक यानी स का मतलब होता है साथ, और कर्म का मतलब ही होता है कर्म, यानी जिसके साथ कर्म आने की संभावना होती है। जैसे कि राम कहाँ जा रहा है? तो राम घर जा रहा है, तो घर यहाँ पर क्या होगा? कर्म होगा। जैसे कि मैं इस सेंटेंस में अगर घर लगा दूं तो और क्वेश्चन पूछूं कि राम कहाँ से आ रहा है? तो राम घर से आ रहा है, तो यहाँ पर घर क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। वहीं जैसे कि रमेश क्या खा रहा है? तो रमेश फल खा रहा है। लोग क्या खेल रहे हैं? तो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। लोग क्या खेल रहे हैं? तो लोग, जैसे नहीं पूछा कि तुम क्या खेल रहे हो, तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मेरा जवाब आया ना कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा कर्म। तो उसी प्रकार से देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि अकर्मक क्रिया कब सकर्मक क्रिया बन जाती है? तो जब इसमें प्रत्यय हम जोड़ते हैं तब क्या होती है? यह अकर्मक क्रिया जो है वह सकर्मक क्रिया बन जाती है। जैसे कि हंसना हमारा क्रिया हो गया, तो इसमें मैंने प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? हंसना से हंसाना हो गया, रोना से रुलाना हो गया, टहलना से टहलाना हो गया। यानी जब मैंने इसके अंत में आ जोड़ दिया तो यह हमारा हंसना से हंसाना बन गया, रोना से रुलाना बन गया। प्रत्यय कहने का मतलब होता है कि प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं, जबकि उपसर्ग होता है किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग, और जो लास्ट में जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय। जैसे कि सकर्मक क्रिया के अगर हम भेद देखें तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है एक क्रमक और एक होता है द्विकर्मक। एक क्रमक कहने से आपके दिमाग में यह आ जाता होगा कि जहाँ पर कर्म की संख्या एक होगी, यानी वहां पर एक ही कार्य को क्या होगा? संपादित किया जाएगा। और द्विकर्मक का मतलब दो कार्यों को संपादित किया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर है कि जिस क्रिया में एक ही कर्म होते हैं उसे एक क्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे कि सीता कहाँ जाती है? सीता घर जाती है, वो क्या होगा? घर। यहाँ पर एक ही कर्म है। जैसे कि तुम किताब पढ़ रहे हो, तो तुम क्या पढ़ रहे हो? तो किताब पढ़ रहे हो। यहाँ पे कर्म क्या है? कर्म एक ही है। तो चलिए देखते हैं अगला द्विकर्मक के बारे में। द्विकर्मक का मतलब जैसे मैंने बताया कि इसमें कर्म की संख्या कितनी होगी? तो दो होगी, यानी जिसके साथ दो कर्म होते हैं वह क्या होता है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि अध्यापक बच्चों को सामान्य ज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछ कर देखूंगा कि मैंने ये जो लिखा है द्विकर्मक का डिफिनीशन वो उसके अनुसार सही है या नहीं। तो देखिए, अध्यापक बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं? तो अध्यापक बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं? तो मेरा एक क्वेश्चन हुआ, तो इसका आंसर होगा सामान्य ज्ञान। अध्यापक सामान्य ज्ञान किसको पढ़ा रहे हैं? तो अध्यापक सामान्य ज्ञान किसको पढ़ा रहे हैं? तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी इन द सेंस कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैंने किसको से क्वेश्चन पूछा तो मेरे एक आया, और क्या से क्वेश्चन पूछा तो एक आया। क्या से पूछा तो सामान्य ज्ञान आया,
किसको से पूछा? तो बच्चों आया, बच्चे आया। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा कर्म एक और सामान्य ज्ञान दो, यहाँ पर दो कर्म आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये क्रिया हमारे लिए क्या होगा? द्विकर्मक होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे कि मैं विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो मैं कहाँ अंग्रेजी पढ़ाता हूँ? तो मैंने कहाँ से जब प्रश्न किया तो हमें इसका जवाब मिला कि मैं विद्यालय में पढ़ाता हूँ। मैं विद्यालय में क्या पढ़ाता हूँ? तो मैंने क्या से प्रश्न पूछा तो हमें इसका उत्तर आया कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कर्म की संख्या 2 हो गए। तो इस प्रकार से यह क्या होगा? द्विकर्म क्रियाएं होंगी। अब बात आती है कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर ज्यादातर किताबों में आपको 4 क्रियाएं देखने को मिलती हैं: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया। संयुक्त क्रिया से आप ये देख पा रहे होंगे कि संयुक्त का मतलब होता है एक से अधिक, यानी जब 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है क्रिया। धातु कहने का मतलब होता है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खा से खाना बनता है, रो से रोना बनता है, जा से जाना बनता है। तो उसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि संयुक्त का मतलब ही होता है कि बहुत सारे का मिल जाना, 2 या 2 से अधिक का मिल जाना, यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं का क्या होता है? मिल जाना संयुक्त क्रिया कहलाता है। यानी 2 या 2 से अधिक धातु का मिलना। जैसे कि धातु कहने का मतलब है कि धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के जो मूल रूप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। तो देखिए, तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि उसने खाना खा लिया है। खा हमारा धातु है और इसमें लेना जोड़ते हैं, खा में ना जोड़ते हैं तो खाना बनता है। तो यहाँ खा प्लस लेना यानी उसने खाना खा लिया है, यानी लेना भी है और खाना भी है। यानी इसमें 2 क्रिया आ रहे हैं, एक खाना आ रहा है और एक लेना आ रहा है। तो इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब है कि संयुक्त क्रिया का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के अनेक भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के अनेक भेद होते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला होता है कि निश्चय बोधक। धातु के अंत में जब बैठना, आना, जाना, पढ़ना, डालना, लेना, देना, चलना और रहना आदि लगा होता है तो हम समझते हैं कि वह क्रिया क्या होता है? निश्चय का बोध होता है। निश्चय का मतलब होता है कि कोई आदमी किसी काम को डिसाइड कर पाता है, जैसे कि वह एकाएक बोल उठा। यहाँ पर निश्चय किया होगा उसने कि मैं जैसे ही वो कोई आएंगे तो मैं एकाएक बोल उठूंगा, मैं अपना बात उनके सामने रखूंगा, यानी एकाएक बोल उठना। वह देखते ही देखते उसे मार बैठा, यानी वो एकाएक उसे क्या हुआ? देखते ही देखते उसे क्या होगा? यानी वो उसने फैसला जो है, निश्चय जो है, वो एकदम एक ही समय में कर लिया कि मैं उसे देखते ही क्या उसे मार डालूंगा। उसने दाल में घी डाल देना। तो वही बात है। शक्ति बोधक में देखिए, शक्ति का मतलब ही आप जान पा रहे हो कि इसमें कहीं ना कहीं सकना, कैन का सेंस आता होगा। कैन का मतलब ही होता है सकना इंग्लिश में। तो शक्ति का मतलब ही होता है कैपेबिलिटी, यानी आप में क्या है, यानी इन द सेंस करने का मतलब, जैसे कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो कैन क्या होता है? किसी के सामर्थ्य का बोध कराता है। तो उसी प्रकार शक्ति से मतलब ये होता है कि वहां पर कहीं ना कहीं सामर्थ्य का बोध होगा। तो जैसे देख पा रहे होंगे कि धातु के आगे सकना मिलने से शक्ति बोधक क्रियाएं बनती है। जैसे कि दादाजी अब नहीं चल फिर सकते, यानी दादाजी के पास अब वो क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि अब वह चल फिर नहीं सकते हैं। हो सकता है किसी कारणवश दादाजी का तबीयत खराब हो, इस कारण से वह चल फिर पाने में सक्षम नहीं है। वह रोगी अब उठ सकता है, यानी कहने का मतलब है कि वह रोगी जो किसी कारणवश बीमार था लेकिन अब उसमें क्षमता आ गई है कि वो क्या होता है कि वो अपने आप उठ सकता है। तो इस प्रकार से क्रियाएं शक्ति बोधक होती हैं। समाप्ति बोधक में देखिए, जब धातु के आगे चुकना, यानी कहने का मतलब है किसी कार्य के संपादित हो जाने का बोध होता है, यानी कार्य होकर समाप्त हो जाने का बोध होता है। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, समाप्ति बोधक। तो इस प्रकार की क्रियाएं क्या होती हैं? समाप्ति बोधक क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपसे ये कह चुका हूँ, यानी कहने का मतलब है कि आई हैव टोल्ड यू, यानी मैंने आपको पहले ही कह दिया है। इंग्लिश में देखिए तो चुका चुकी जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात होता है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें तो उसके पहचान
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान भी होता है चुका चुकी या ये ई इसके साथ है लगा होता है। तो ये सेंटेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आता है। अगर हम इसको इंग्लिश से रिलेट करें तो जैसे कि इससे भी पता चल रहा होगा या ये से, जैसे आपने ये कह दिया है, कहने का मतलब है कि मैंने ये काम मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया, यानी कह दिया, यानी इन द सेंस कहने का मतलब है कि इससे काम की समाप्त होने का बोध होता है। जैसे कि वह भी ये दृश्य देख चुका है, यानी उसे अब दिखाने की जरूरत नहीं है, यानी उसे अब कहने की जरूरत नहीं है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम दृश्य को दोबारा देखो, यानी वह दृश्य पहले देख चुका है। तो इस प्रकार से जैसे कि राम ताजमहल देख चुका है, यानी उसे अब दिखाने की जरूरत नहीं है कि वह देखा है कि नहीं, वो अकेले भी जा सकता है देखने, यानी वह देख चुका है, पहले भी वहां जाकर भी देख सकता है, यानी कहने का मतलब है कि कार्य के संपादित होने का बोध हो रहा है यहाँ पर। उसी प्रकार से नित्य बोधक क्रिया है, यानी सामान्य भूतकाल की क्रिया के आगे करना जोड़ने से नित्य बोधक क्रिया बनती है। जैसे कि तुम रोज यहाँ आना करना, तुम रोज यहाँ आया करना, तुम रोज चैनल देखा करना, यानी लास्ट में करना आपको देखने को मिलेगा। नित्य करने का मतलब होता है, नित्य का मतलब ही होता है प्रतिदिन, यानी ऐसे सेंटेंस में आपको पता चल रहा होगा कि वो काम पूर्ण रूप से क्या है? कंटिन्यू है, यानी जारी है। इच्छा बोधक के देखिए, सामान्य भूतकाल क्रिया के आगे चाहने लगाने से हम इच्छा का बोध होता है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो, यानी इससे इच्छा का बोध हो रहा है कि मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ रहो, ऐसे कहने का मतलब। लिख चाहना, यानी तुम लिखना चाहते हो, तुम पढ़ना चाहते हो, तुम जाना चाहते हो, ऐसे क्रिया का सेंस बनता है। तो सभी इच्छा बोधक यानी डिजायरेबल क्रिया बनते हैं। डिजायर का मतलब ही होता है इच्छा। तत्काल बोधक, सकर्मक क्रियाएं समान भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के रूप में स्वर जो है यानी आ को ए में और डालना या देना लगाने से तत्काल बोधक क्रिया बनती है। जैसे मैं तुमको मैंने तुमसे यह कह दिया है, तो कह दिया यानी इसमें क्या सिर्फ आ रहा है, स्वर का मतलब ये होता है इसमें आ रहा है, और इसको क्या करना है? हमको ए में बदलना है। तो मैंने इसको क्या बोलना है? ए में बदलना है। तो मैं उसे कह देना चाहता हूँ, यानी मैं उसे कहे देना चाहता हूँ। तो वहाँ पर है आरंभबोधक क्रिया के साधारण रूप ना को ने करके लगाना मिलाने से आरंभबोधक क्रियाएं बनती है, यानी ना को ने में बदलने से आरंभबोधक क्रियाएं बनती। जैसे कि श्याम अब पढ़ने लगा है, श्याम अब पढ़ने लगा है, यानी ना को क्या यानी पढ़ना, यानी श्याम अब पढ़ना लगा है। ये तो सेंटेंस ही गलत लग रहा है, यानी यहाँ पर पढ़ना के जगह पर हमको ना को क्या करना है? ए में बदलना है, यानी वह अब पढ़ने लगा है, यानी ना को ए में बदलना है। तो क्या वह पढ़ने लगा है? वह अब जाने लगा है। अवकाश का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं छुट्टी से बोध होता है। अवकाश प्राप्त का मतलब यहाँ पर छुट्टी का बोध आ रहा है। जैसे क्रिया के समान रूप ना को ने करके पाना या देना मिलाने से अवकाश बोधक क्रियाएं बनती है। जैसे कि अब उसे जाने भी दो, यानी अब उसे छुट्टी दे दो, अब उसे जाने दो। देखो वो जाने ना पाए, यानी देखो उस पर ध्यान दो कि वह अब क्या करे? जाने नहीं पाए, यानी अब उसे छुट्टी देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर पता चल रहा है कि अब उसे छुट्टी दे देना चाहिए, यानी अब उसे जाने भी दे दो, यानी लेट हिम गो, अब उसे जाने दो। और यहाँ पर सी डिडंट गो, यानी उसे जाने ना दो, जाने ना पाए। तो वही बात है, यहाँ पर अवकाश का मतलब ये होता है छुट्टी का बोध होना चाहिए इस क्रिया में। तो यहाँ पर उसे जाने यानी छुट्टी की देने की बात हो रही है, और यहाँ पर न देने की बात हो रही है। ये क्रिया दो तरह से भी बन सकती है। परतंत्रात्मक का मतलब होता है अधीन होना किसी के। क्रिया के समान रूप से आगे पढ़ना लगाने से परतंत्रात्मक का बोध इसका मतलब अधीन नहीं होता है। क्रिया के आधार पराधीन का मतलब होता है अधीन। क्रिया के समान रूप के आगे पढ़ना लगाने से परतंत्रात्मक बोध क्रिया बनती है। जैसे उसे महात्मा गांधी की आत्मकथाएं लिखनी पड़ी। शायद ये बात सही भी है कि मतलब उसको जो है किसी कारणवश जो है महात्मा गांधी की आत्मकथाएं लिखनी पड़ी, आखिर उसे भी यहाँ आना पड़ा। हो सकता है वो आना नहीं चाहता हो, या हो सकता है कि वो लिखना नहीं चाहता हो, लेकिन उसने लिखना पड़ा किसी कारणवश, या उसे यहाँ आना पड़ा किसी कारणवश, उसे यहाँ आना पड़ा। एकार्थक बोधक यानी कुछ क्रिया एकार्थ बोध होती है, यानी वह अब खूब
बोलता चालता है, यानी पहले वो किसी कारणवश बोलता चालता नहीं होगा, यानी अब वो क्या कर रहा है, बोलचाल पर है। यानी एक ही शब्द की दो तरह से अंत में ता आपको देखने को मिलेंगे, और या फिर कोई शब्द लास्ट में जो एक ही शब्द का दोबारा रिपीटेशन लास्ट वाले शब्द को देखने से पता चल रहा होगा। वह फिर से चलने फिरने लगा है, वह अब दौड़ने खेलने लगा है, यानी लास्ट में नहीं आ रहा है, इसमें ता आ रहा है। तो इस प्रकार से जो इसके लास्ट में जो है ता आपको देखने को मिलेगा, इसमें नहीं आपको देखने को मिलेगा, कोई एक शब्द का रिपीटेशन लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि वह यहाँ आने जाने लगा है, यानी वह यहाँ आता भी और जाता भी है, यानी दोनों काम कर रहा है, यानी वह यहाँ आने और जाने भी लगा है। तो आना जाना एक ही है, इसके अंत में भी ना है और जाने का मतलब ही ना है, यानी कोई ऐसी क्रिया यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक ही चीज का रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी अपना काम स्वयं ना करके दूसरे से करवाना, तो उसको क्या बोलते हैं, यानी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करना, उसको क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि पढ़ना से पढ़वाया, यानी वह काम स्वयं नहीं किया बल्कि दूसरे से क्या किया, पढ़वाया। बनाया नहीं, वो क्या है, बनवाया। लिखा नहीं, लिखवाया, यानी दूसरे की मदद से काम अपना किया, आप अपना काम किया, उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया देखते हैं, जब कोई काम समाप्त करके दूसरे काम को करता है, उसको पूर्वकाल यानी पूर्व में ही निर्धारण कर लिया है कि मैं यह काम जैसे ही खत्म करूंगा उसके तुरंत बाद एक काम की शुरुआत कर दूंगा। तो इस प्रकार से क्रियाएं क्या होती हैं, पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे कि मैं घर जाकर पढ़ूंगा, मैं खाना खाकर पढ़ूंगा, मैं घर जाकर खेलूंगा, ऐसी क्रियाएं होती है। जैसे कि मैं घर जाने के बाद मैं तुरंत अपना काम खेलने की शुरुआत कर दूंगा, पढ़ने की शुरुआत कर दूंगा, तो यह पूर्वकालिक क्रियाएं होती है। नाम धातु क्रियाएं, वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अपना से अपनाना, देना से दिलवाना, ये क्या होती है, सभी नाम धातु क्रियाएं होती है। यानी ये क्रिया कैसे बनती है, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से ये क्रियाएं बनती है। अपना से अपनाना, जाना, देना से दिलवाना, ये सभी क्या होते हैं, नाम धातु क्रियाएं होती है। तो इस प्रकार आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और हमारे चैनल को स्वामी जीएस मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आए। तो चलिए सेशन का एंड करते हैं।